हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपने देखा था कि हमने लास्ट वीडियो में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, फर्स्ट पार्ट है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपसे बोल रहे हैं कि ओरिजिन को आपको एक वर्टेक्स कंसिडर करना है, और उस एक वर्टेक्स, ओरिजिन हमारा यहाँ पे, और ओरिजिन को एक वर्टेक्स कंसिडर करने के साथ साथ आपको एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने एक वर्टेक्स यहाँ पे ले लिया 4 पे, और दूसरा वर्टेक्स यहाँ वाले 4 पे ले लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगी तो मुझे कुछ इस तरीके का ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म भी हो रहा है, और मैंने एक साइड इसका 4 यूनिट ले लिया और दूसरा साइड भी मैंने इसका 4 यूनिट ले लिया है। तो ये तैयार हो गया मेरा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि हमारा ट्रायंगल राइट एंगल है और दूसरा हमारी दो साइड इक्वल है, दैट इज बेस ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो आइसोसेलेस भी है। ओके, तो इट वाज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3। अच्छा चलिए, सबसे पहले क्वाड्रेंट मार्क कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में होना चाहिए और दूसरा क्वाड्रेंट 4 में होना चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ, -3, 3 को एक वर्टेक्स ले लेती हूँ, और 3, -3 को दूसरा वर्टेक्स ले लेती हूँ, और ओरिजिन तो मेरा एक वर्टेक्स है ही जिसको लेके मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब अगर मैं अपनी लाइन ड्रॉ करती हूँ इन तीनों वर्टेक्स से, तो आप देख सकते हैं हमारे सेकेंड फिगर भी रेडी है, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है हमें। ओरिजिन को एक वर्टेक्स लेना है, और बाकी दो वर्टेक्स, आपका फर्स्ट वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में होना चाहिए और एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4 में होना चाहिए। और इस तरीके से हमने ज्वाइन करके एक ट्रायंगल रेडी कर लिया है। ठीक है, तो आप ऐसे फिगर्स बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Question number 9. The following table shows the coordinates of points S, M, and T. In each case, state whether M is the midpoint of the segment ST. Justify your answer. तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि मिड पॉइंट्स हम कैसे बता सकते हैं। लेट सपोज ये मेरा एक कोऑर्डिनेट है ए, x1, y1, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है बी, x2, y2। मुझे इसके बीच का पॉइंट निकालना है m। तो अगर मैं इसके बीच का पॉइंट m निकालूंगी तो उसका मेथड होता है दोनों के x को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, और दोनों के y को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, दैट इज y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो हम इस तरीके से अपने मिड पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। किसी भी लाइन पे अगर हमें दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है और उन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट निकालना हो, तो दोनों के एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, दोनों के वाई एक्सिस वाले पॉइंट को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है एस की वैल्यू है -3, 0, और टी की वैल्यू है 3, 0। हमें चेक करना है कि एम उसका मिड पॉइंट है या नहीं है। तो चलिए इसके मिड पॉइंट को एम मान लेते हैं। अब हमें एम की वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी आपको बताया कि मिड पॉइंट निकालने के लिए आप दोनों के एक्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करिए, दोनों के वाई को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करिए। हम यहाँ पे फिल करेंगे यस। आपसे पूछ रहा है कि रीजन फॉर योर आंसर, तो रीजन क्या है हमारा, मिड पॉइंट थ्योरम। हमने मिड पॉइंट थ्योरम से चेक किया है और यही हमारा आंसर आ रहा है। अगर मैं सेकेंड पार्ट पे वर्क करूं, सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारा एक पॉइंट है 2, 3 और दूसरा पॉइंट है 4, 5। आपसे कह रहे हैं एम हमारा मिड पॉइंट है। अब चेक करिए एम हमारा मिड पॉइंट है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एम की वैल्यू निकालूं, 2 + 4 डिवाइड बाई 2, 3 + 5 डिवाइड बाई 2, दोनों के x को ऐड करके डिवाइड बाई 2, दोनों के y को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो हमें मिला 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3, 3 + 5 8, 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4। तो यानी 3, 4 ही हमारा मिड पॉइंट आ रहा है और वही हमारा m भी गिवन है। तो हमारा यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, यस m इज द मिड पॉइंट। एंड अगेन मिड पॉइंट थ्योरम ही हमारा रीजन। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट में बोल रहे हैं 0, 0 एक पॉइंट है, एस है, और टी हमारा 0, -10 है। अब मुझे एम की वैल्यू निकालनी, तो अगर मैं एम की वैल्यू निकालूंगी इट विल बी 0 + 0 डिवाइड बाई 2 एंड 0 + -10 डिवाइड बाई 2।
सो द रिजल्ट विल बी 0, -5। बट जो हमें m दे रखा है वो दे रखा है 0, 5, जो कि हमारा सही आंसर नहीं है। तो ये नो, m इज नॉट द मिड पॉइंट। एंड रीजन फॉर योर आंसर इज कि मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट इज 0, -5। ठीक है। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, फोर्थ में हमारा s है -8, 7 एंड t है 6, -3। अगर मुझे m पॉइंट निकालना है तो m की वैल्यू क्या होगी, -8 + 6 डिवाइड बाई 2, 7 - 3 डिवाइड बाई 2। सो द आंसर विल बी -8 + 6 is -2, -2 डिवाइड बाई 2 is -1, एंड 7 - 3 4, 4 डिवाइड बाई 2 is 2। तो आंसर आना चाहिए था -1, 2, और यहाँ पे दे रखा है 0, -2, तो ये भी हमारा नहीं है। नो, मिड पॉइंट इज -1, 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th क्वेश्चन पे। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट। अब यहाँ पे आपको देखिए, एक ऑलरेडी क्वेश्चन में ये गिवन है कि मिड पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो आपको यहाँ पे गिवन है कि ए जो है 3, -4 है, बी मेरा x, y है, और इसका मिड पॉइंट जो m है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -7, 1। इसमें गिवन है कि m इसका मिड पॉइंट है और m का कोऑर्डिनेट ये है। तो अगर मैं चेक करूं m की वैल्यू फॉर्मूले से क्या आती, तो वो आती -3 + x डिवाइड बाई 2, -4 + y डिवाइड बाई 2। अब ध्यान देखिए, अगर आपको ये गिवन है कि m की ये वैल्यू है और यहाँ पे आपकी ये वैल्यू है, दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर इक्वल है, तो इसका मतलब इसका x इसके x के बराबर होगा, यानी -7 हमारा -3 + x/2 के बराबर होगा। सिमिलरली 1 जो है यानी y के बराबर होगा, तो 1 -4 + y डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए -14 = -3 + x, तो x की वैल्यू आ गई -14 + 3, एंड दैट इज -11। सिमिलरली जब आप यहाँ पे y की बात करेंगे, तो 2 = -4 + y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 + 4, दैट इज 6। तो इसका मतलब जो हमारा b कोऑर्डिनेट आ रहा है उसमें x की वैल्यू है -11 और y की वैल्यू है 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट आपको जिस मेथड से अभी मैं सिखा रही हूँ उसी मेथड से करना भी है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉइंट पी एंड क्यू विद द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। आपने ट्राई सेक्शन वर्ड पे ध्यान देना है। ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन, जब आप किसी भी चीज को बाइसेक्ट करते हो तो आप दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हो। अगर आप किसी भी चीज को ट्राइसेक्ट करते हो तो आप तीन इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्ट करते हो। ए बी, जिसमें आपका ए दे रखा है 4, 7, बी दे रखा है 16, -2। इस AB को आप ट्राइसेक्ट कर रहे हो एट पॉइंट P एंड Q, और लिखा है P इज क्लोजर टू A एंड Q इज क्लोजर टू B। मतलब P A के पास है और Q B के पास है। आपसे P और Q की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। अगर हम क्लास 10th में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते और आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया गया होता, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला से करने जरूर बोलती। बट क्योंकि हम अभी क्लास 9th में हैं और हमें सेक्शन फॉर्मूला के बारे में नहीं बताया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो मैं P को अज्यूम कर लेती हूँ x1, y1, और Q को अज्यूम कर लेती हूँ x2, y2। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में बोला है कि P और Q जो है वो ट्राई सेक्शन पॉइंट है, मतलब वो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स P जो है वो A और Q के बीच का मिड पॉइंट है, क्योंकि AP, PQ और BQ, आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये तीनों सेगमेंट AP, PQ और BQ, ये तीनों सेगमेंट इक्वल है। तो अगर आप ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब AP और PQ इक्वल होगा, PQ और BQ भी इक्वल होगा, सब आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब P जो है वो हमारा AQ का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AQ है। ठीक है, एंड सिमिलरली Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो हम यहाँ पे पहले P की वैल्यू निकालते हैं, x1, y1। तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 + x2 डिवाइड बाई 2,
7 + y2 / 2। सिमिलरली जब हम अपने क्यू की वैल्यू निकालेंगे x2, y2, तो उसकी वैल्यू आएगी x1 + 16 / 2, y1 - 2 / 2। ठीक है, इस तरीके से आपकी पी और क्यू की वैल्यू आई है। बट अभी ये वैल्यू आई नहीं है, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आपने देखा कि अगर ये दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, मतलब दोनों का x और दोनों का y इक्वल होना चाहिए, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि x1 = 4 + x2 / 2। तो यहां से आपको इक्वेशन क्या मिल गई? 2x1 = 4 + x2। दैट मीन्स 2x1 - x2 = 4। अभी मैं सिर्फ x वाला पार्ट को लेके पहले सॉल्व कर रही हूँ दोनों कोऑर्डिनेट्स के। तो 2x1 - x2 = 4, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी x2 = x1 + 16 / 2। दैट मीन्स 2x2 = x1 + 16। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, x1 - 2x2 = -16, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने दोनों का ऑर्डर सेम रखा है। मैंने अगर फर्स्ट इक्वेशन में x1 पहले लिखा है, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन में भी x1 को ही पहले लिखा है। तो x1 - 2x2 = -16, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इजीली कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे x1 के साथ 2 है और यहाँ पे हमारे x1 के साथ कुछ नहीं है, 1 ही है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई 2x1 - x2 = 4। सेकेंड इक्वेशन हमारी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गई 2x1 - 4x2 = -32। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। ये कट गया, यहाँ आ गया 3x2 = 36, विच इंप्लाइज x2 = 12। x2 की वैल्यू 12 आ गई। अब आप किसी में भी पुट कर लो। x1 2x1 - 12 = 4, सो 2x1 = 16। तो x1 की वैल्यू आ गई 8। अब आपको p और q दोनों के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 12 एंड 8। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं y की वैल्यू क्या बन रही है। पहली इक्वेशन बनी y1 = 7 + y2 / 2। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2y1 = 7 + y2, विच इंप्लाइज 2y1 - y2 = 7। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो y2 = y1 - 2 / 2, y2 = y1 - 2 / 2, जिसको जब मैं लिखूंगी तो लिखूंगी 2y2 = y1 - 2। दैट मीन्स y1 - 2y2 = 2। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। तो पहले हम थर्ड इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, 2y1 - y2 = 7। अब फोर्थ इक्वेशन को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y1 का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो 2y1 - 4y2 = 4। अब अगेन आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 3y2 = 11। तो y2 की वैल्यू आ गई 11/3। नाउ y2 की वैल्यू 11/3 आ चुकी है। अब आप यहाँ पुट करो, 11/3 = 7। तो 2y1 = 7 + 11/3, 2y1 = 21 + 11 is 32 / 3। On solving this we'll get y1 = 2 से 32 कट जाएगा, 16/3। तो आपको जो p और q की वैल्यू मिली है, p कोऑर्डिनेट का x1 था हमारा 8 और y1 है हमारा 16/3, ये हमारा p कोऑर्डिनेट है। एंड q कोऑर्डिनेट x2 था हमारा 12 और y2 है हमारा 11/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम p और q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन है ऑफ लाइन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ध्यान से समझिएगा। गिवन द पॉइंट्स ए, बी एंड सी,
show that they lie on a circle K whose center is the origin 0, 0। अब यहाँ पे सर्कल का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल का ओरिजिन जो है वो सेंटर है। आपसे कह रहा है कि आपको शो करना है कि ए बी और सी तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे बताइए, अगर तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे तो क्या ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों डिस्टेंस इक्वल आएगा? ठीक है, तीनों डिस्टेंस ही हमारा रेडियस के बराबर होगा। तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, अगर आपको तीनों डिस्टेंस इक्वल मिल रहा है तो आप बोलेंगे कि यस ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल विद द सेम रेडियस। तो हमने सबसे पहले ओ ए डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब ओ ए डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। आई होप आप लोगों को सबको आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 0 का होल स्क्वायर। सो यू कैन राइट दिस एज √65, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, √65। नाउ कैलकुलेटिंग ओ बी, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं 16 + 49, अगेन √65। सिमिलरली हमने ओसी कैलकुलेट किया। 7 - 0 का स्क्वायर और -4 - 0 का स्क्वायर, तो हमें सेम वही मिल जाएगा √65। आप देख सकते हैं हमारी तीनों डिस्टेंस सेम आ रही है, ओ ए ओ बी और ओ सी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट सर्कल के बाउंड्रीज पे ही लाई कर रहे हैं, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। अब पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तो रेडियस इज √65। ठीक है। सेकेंड सिनारियो में आपको दे रखा है कि ये जो पॉइंट्स हैं, सेकेंड सिनारियो में आपसे बोल रहा है कि डी और ई जो पॉइंट है, गिवन द पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। हमें पता चल चुका है कि हमारा जो सेंटर ओ है 0, 0, उसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस क्या है? √65। अब अगर मेरा ओडी डिस्टेंस या ओई डिस्टेंस लेस देन या ग्रेटर देन √65 आता है, तो उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे जो डी पॉइंट है वो है -5, 6। तो अगर हम ओडी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -5 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 25 + 36, दैट इज √61। अब √61 √65 से छोटा है, इसका मतलब डी जो है, ये जो है ये वैल्यू हमारी √65 से छोटी है। तो हम बोल सकते हैं कि डी जो है हमारा वो इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है या विद इन द सर्कल लाई कर रहा है। ठीक है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स डी लाइज विद इन द सर्कल। ठीक है, ओके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ओ ई, ओ ई की बात करते हैं। हमारा ई कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पे 0, 9। अगर मैं ओ ई की बात करूं, कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। 0 - 0 इज 0 का स्क्वायर प्लस 9 - 0 इज 9 का स्क्वायर। तो इट विल बी √81। अब अगर मैं इसकी वैल्यू 9 लिख दूंगी तो आपको बताने में डिफिकल्टी फील होगी कि वो √65 से छोटा है या बड़ा है। बट अगर √81 है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये √65 से तो बड़ा ही है। और अगर वो √65 से बड़ा है, इसका मतलब ई पॉइंट हमारा आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। ई लाइज आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि रेडियस से बड़ा डिस्टेंस है, तो रेडियस से बड़ा मतलब सर्कल से बाहर, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है बट बहुत इजी है। आप इसको अगर ध्यान से करेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। सबसे पहले हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं हमारे ट्रायंगल का नाम, ए बी एंड सी। अब इसने बोला कि इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट जो साइड एबीसी है, इन तीनों साइड का मिड पॉइंट आपको दे रखा है डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ। तो डी की वैल्यू क्या है? 5, 1। ई की वैल्यू है 6, 5।
एंड एफ की वैल्यू है 0,3। आपको डी और एफ दे रखा है, आपको ए बी सी की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है। आप लेट कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, ए की वैल्यू x1, y1, बी की वैल्यू x2, y2, सी की वैल्यू x3, y। अब आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा है, एडी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट डी है, तो आप बोल सकते हैं कि D5,1 इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। Similarly, E6,5 is x1 + x3 डिवाइड बाई 2, y1 + y3 डिवाइड बाई 2। Now, F0,3 is x2 + x3 डिवाइड बाई 2, y2 + y3 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आपने तीनों वैल्यूज लिख ली हैं। बट क्या ये सॉल्व हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है पहली इक्वेशन में आपको x1 x2 y1 y2 है, दूसरी में x1 x3 y1 y3 है, और तीसरी में x2 x3 y1 y2 y3 है। तो सॉल्व थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इजी है, तो ध्यान से एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले x1 + x2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 के। क्यों होगी 10 के बराबर? क्योंकि इस 5 को हमने इससे कंपेयर किया है। तो जब ये डिनोमिनेटर वाला 2 है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 + x2 की वैल्यू हो गई 10। अभी हम सिर्फ x पे पहले काम करते हैं, फिर हम y पे काम करेंगे। सेकेंड, अगर ई वाले से अगर हम कंपेयर करें, तो हमें x1 + x3 की वैल्यू मिलेगी 12, और f वाले से हमें x2 + x3 की वैल्यू मिल जाएगी 0। अब यहाँ पे 0 मिलने से क्या हुआ, हमारा x2 = -x3 हो गया, और यहाँ पे हमारा काम हो गया आसान। अब एक काम करते हैं, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है, इसमें हम x2 की जगह -x3 रिप्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स x1 - x3 = 10। और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको एज इट इज लिखते हैं, दैट इज x1 + x3 = 12। इन दोनों को सॉल्व करना है। आपको दिख रहा है दोनों में अपोजिट साइन है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, x -x3 + x3 कैंसिल हो गया, 2x1 = 22, तो x1 की वैल्यू आ गई 11। अब जैसे ही मुझे x1 की वैल्यू 11 मिली, मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करके x2 और x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो 11 + x2 = 10, तो x2 की वैल्यू आ गई -1। आपको पता है x2 -x3 है, यानी -1 = -x3, माइनस से माइनस कट गया और x3 की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से आपके पास x की सारी वैल्यूज यहाँ पे रेडी है। दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x2, और दिस इज x3। ठीक है, अब चलते हैं, सेम यही मेथड हम अप्लाई करेंगे y वाले पे। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना आसान है, इसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इजी है। ठीक है, अब हम चलते हैं y पे। y1 + y2, अगर आप इसको 1 से कंपेयर करते हो, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 को 1 से कंपेयर करते हो, तो y1 + y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो हमें पहली इक्वेशन मिल गई, y1 + y2 = 2। दूसरी इक्वेशन अगर आप ध्यान दें, y1 + y3 = 10, और तीसरी इक्वेशन y2 + y3 = 6। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन, लेट सपोज मैं लास्ट इक्वेशन ही उठा लेती हूँ, y2 की वैल्यू हो गई 6 - y3, और मैं इसको पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 1। जब मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करूंगी, तो y1 + y2 की जगह मैंने पुट किया 6 - y3 = 2, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? y1 - y3 = -4। और जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है? y1 + y3 = 10। अगेन मेरे पास y3 के सामने अपोजिट साइन है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी। जब मैं इसको ऐड करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2y1 = 6, तो y1 की वैल्यू आ गई 3। जैसे ही आपको y1 की वैल्यू 3 मिली, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यानी 3 + y2 = 2, तो y2 की वैल्यू आ गई -1। नाउ y2
प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 6, तो -1 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज वाई थ्री इज इक्वल टू 7। अब आपके पास x की वैल्यूज पहले आ चुकी थी, y की वैल्यूज भी अब आपके पास आ चुकी हैं। y1 दैट इज 3, y2 दैट इज -1 एंड y3 दैट इज 4। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे a, b और c तीनों का कोऑर्डिनेट पूछूं, a का कोऑर्डिनेट था x1 कॉमा y1, दैट इज x1 की वैल्यू आपको 11 मिली है और y1 की वैल्यू आपको 3 मिली है, सो इट इज 11 कॉमा 3। b की वैल्यू है x2 कॉमा y2, जिसमें आपको x2 की वैल्यू -1 मिली है और y2 की वैल्यू भी -1 मिली है। सिमिलरली c है आपका x3 कॉमा y3, जिसमें आपकी x3 की वैल्यू 1 है और y3 की वैल्यू 7 है। तो इस तरीके से आपने ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लिया है, ए बी और सी, सच दैट x1 y1, x2 y2, x3 y3, such that d e and f are the midpoints of a b b c and a c। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें जो लाइन लिखी है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी के पास दो मेन रोड है जो एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सिटी पे क्रॉस कर रहे हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्राफ पे एक ब्लैक कलर से दो मेन रोड बनाई हुई है जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी लाई कर रही है। मैंने पूरे ग्राफ पेपर को सिटी अज्यूम किया है। जो ब्लैक लाइन है, एक ब्लैक लाइन हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और दूसरी ब्लैक लाइन हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये कह रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड। अब वो जो मेन रोड है वो तो हमने ब्लैक कलर से बना दी, अब ये कह रहा है कि उस रोड के पैरेलल में बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं और वो सारी स्ट्रीट्स एक दूसरे से 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं जो मैंने रेड कलर से और ब्लू कलर से लाइन बनाई है वो हमारी स्ट्रीट्स हैं, और एक यूनिट जो है इसमें 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 मीटर अपार्ट, ये गिवन है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है देर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 10 स्ट्रीट है। मैंने 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव में बनाई है क्योंकि हमारी जो रोड है वो बिल्कुल सेंटर में है। और सिमिलरली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 10 स्ट्रीट्स हैं जिसको मैंने 5 ऊपर और 5 नीचे बनाया है। आपसे बोला है फर्स्ट पार्ट में कि 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेके आपको इस मॉडल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप अपने मॉडल को नोटबुक में ड्रॉ करोगे। मैंने क्योंकि पेन टैब से डिजिटली किया है तो थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे आपको दिख सकती है। आप प्लीज पेन और पेन पे मतलब पेपर पे पेंसिल से स्केल यूज करके प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा, आपको ये चीज बहुत क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, ब्लैक कलर वाला दैट इज मेन रोड। ठीक है, एंड रेड एंड ब्लू आर द स्ट्रीट्स। ठीक है, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीज आर देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट इन फॉर्म is formed by two streets, one running in north south and the other running in east west। आपको दिख रहा है स्ट्रीट इंटरसेक्शन मॉडल है, जो रेड है और जो ब्लू है आप देख रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and the fifth street in east west direction meet at some crossing point। सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड, ये देखिए ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकेंड, ये हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकेंड है। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ, ये यानी ये दोनों कहाँ पे कंबाइन हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारी सेकेंड वाली स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ की, और ये फिफ्थ वाली स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट की, जो कि हमारी यहाँ पे कंबाइन होके हमें 2,5 इंटरसेक्शन पॉइंट दे रही है। ठीक है, अब पूछा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। अब आप देखिए जब हमने पहली वाली इंटरसेक्शन का हमने बता दिया कि इट इज 2,5, तो क्या हम अपने 4,3 को एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे 4,3 की बात करूं, 4,3 का मतलब हुआ कि 4 हमारी हो गई नॉर्थ साउथ के पैरेलल वाली लाइन, पैरेलल स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ पैरेलल स्ट्रीट।
एंड 3 हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट पैरेलल स्ट्रीट। ठीक है, तो अब आप देखिए कहाँ पे हमारी नॉर्थ साउथ पैरेलल स्ट्रीट है, 4। ये रहा हमारा 4, और इसके सामने ईस्ट वेस्ट का थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी यहाँ पे हमारा कन्वेंशन आएगा 4,3। तो ये जो 4,3 वाला कन्वेंशन है, इसका आपसे पूछा हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस, तो सिर्फ वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन होगी यहाँ पे, वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके। इन द सेकेंड पार्ट सिमिलरली 3,4 दिया है, मतलब आपको नॉर्थ साउथ पैरेलल 3 लेना है। नॉर्थ साउथ पैरेलल 3 आपका यहाँ पे है, ये रहा। और ईस्ट वेस्ट पैरेलल स्ट्रीट आपको 4 लेना है, ईस्ट वेस्ट पैरेलल स्ट्रीट यहाँ पे आ गया, यानी ये पॉइंट आपका यहाँ पे प्लॉट होगा 3,4। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, अगेन सिर्फ वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन। ठीक है, सिर्फ एक ही स्ट्रीट हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में काफी बड़ा था, आपको ऐसा लगता कि ओह कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has origin at the bottom left corner। आप देख सकते हैं हमारा ओरिजिन यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है, यहाँ पे 0,0 ओरिजिन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड, यानी जो उसकी विड्थ है वो 800 पिक्सल है और जो हाइट है वो 600 पिक्सल है। तो हम एक काम करते हैं, एक यूनिट को 100 पिक्सल मान के यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करते हैं, यानी दिस इज 100। तो अगर ऐसे देखते हैं तो 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800, यहाँ पे हमारा 800 पिक्सल कवर हो गया। और अगर हाइट की बात करें तो 600 पिक्सल हाई, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसका मतलब ये हो गया हमारा 600 पिक्सल हाई। अब कह रहा है अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए 100,150, यानी आपका ये जो 100 वाला पॉइंट है यहाँ पे 100,150, 150 आपका इधर आएगा, इसको सेंटर मान के यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट लेंगे 100,150। 100,150, 100,150 ये हमारा पिक्सल का पॉइंट आएगा, 100,150। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इस को सेंटर मान के 80 पिक्सल का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम 80 पिक्सल का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा सा बनेगा। ठीक है, 80 पिक्सल का हमने एक 80 पिक्सल रेडियस का हमने एक सेंटर ड्रॉ किया है। मैंने आपको दिख रहा होगा हमारी वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो गैप है वो 0 to 100 का है, और जो रेडियस है वो 80 है, यानी थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से सर्कल ड्रॉ किया। अब इसने बोला यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है। ठीक है, 100,150। अब आपसे कह रहा है सेकेंड सर्कल अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर at point B, that is 250, 230, 250 यानी ये, और 230 यानी यहाँ, कुछ इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट बी आएगा, और वहां पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ द रेडियस 100 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से हमारा सर्कल ड्रॉ होगा। आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। क्या आपको लग रहा है कि हमारे सर्कल का कोई भी पार्ट स्क्रीन से बाहर लाई कर रहा है? तो नो, इट डज नॉट लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। एंड इन द सेकेंड पार्ट वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो यस दे इंटरसेक्ट ईच अदर। दैट्स इट। तो हमारा इस क्वेश्चन में बस इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लगता है बट है नहीं। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ खास करना नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो आपको प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं ए 2,1। अभी मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। थोड़ा सा क्योंकि हमारे जो डिजिट्स हैं वो 2, 1, -1, -2 है, तो मैंने थोड़ा गैप बढ़ा लिया ताकि आपको फिगर थोड़ी बड़ी दिखे। सबसे पहले जो हमारा ए है दैट इज 2,1। तो हमारा ए यहाँ पे आएगा, ए 2,1, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1। देन बी है -1,2। तो -1,2 यानी बी हमारा इधर आएगा -1,2।
सी है हमारा -2 -1, सी हमारा यहाँ आएगा -2 -1, और डी है हमारा 1, -2, तो डी हमारा यहाँ आएगा 1, -2। हमने इन चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। अब ये पूछ रहे हैं चेक करो क्या ABCD एक स्क्वायर है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा स्क्वायर ड्रॉ होके रेडी हो गया है। अब नहीं, सॉरी, हमारा फिगर ड्रॉ होके रेडी हो गया है। अब इसने पूछा है कि क्या ये स्क्वायर है, चेक करिए। तो हम सबसे पहले अपनी स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमारी स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो लेट्स चेक AB का डिस्टेंस कितना है। तो अगर हम AB के डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 2 - -1 यानी 2 + 1 3 का स्क्वायर, प्लस 2 - 1 दैट इज 1 का स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं 9 + 1 दैट इज √10। सिमिलरली अगर मैं BC कैलकुलेट करूं तो -2 -1 यानी -2 + 1 यानी -1 का स्क्वायर, और -1 - 2 का स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर। तो हम अगेन बोल सकते हैं √10। इसी तरीके से अगर आप CD कैलकुलेट करेंगे, -2 -1 यानी -3 का स्क्वायर, एंड -1 - -2 यानी +1 का स्क्वायर। तो यू कैन से दैट अगेन √10। और अगर आप AD कैलकुलेट करते हैं तो आप बोल सकते हैं 2 - 1 1 का स्क्वायर, एंड 1 - -2 यानी 3 का स्क्वायर दैट इज अगेन √10। तो आप देख सकते हैं आपके चारों साइड्स के डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू सेम आई है, तो आप बोल सकते हैं इट इज अ स्क्वायर। बट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि इट कैन बी अ रोम्बस एज वेल। ठीक है, तो अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम डायगोनल्स का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं डायगोनल्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ तो आई कैलकुलेट AC एंड BD। AC को अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें इट विल बी 2 - -2 यानी 2 + 2 4 का स्क्वायर, +1 - -1 यानी 2 का स्क्वायर। सो इट विल बी √8 16 + 4 दैट इज 20। और अगर मैं BD डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ, 1 - -1 यानी 2 का स्क्वायर, एंड 2 - -2 यानी 4 का स्क्वायर दैट इज √20। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, दैट मीन्स जो हमारा ये क्वाड्रिलैटरल मिल रहा है इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे स्टेटमेंट में यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। सिंस ऑल द फोर साइड्स एंड द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, since all the four sides are equal and diagonals are also equal, we can say that it is a square. Now, the next part of the question is how to find area of the square. Now, what is area of the square? Area of the square is side square. So, what is the length of the side that we have calculated? √10। और √10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी इस एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस बहुत इजी है, दिखने में जरूर आपको बड़े और डिफिकल्ट लगेंगे, कैलकुलेटिव लगेंगे, बट कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो साथ में बने रहिएगा, ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और अगर कहीं नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल पे बने रहें। Stay tuned for more such updates. Bye everyone. Please subscribe and press the bell icon.